जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्मी सिलेक्शन कैंपस के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आज की क्लास में इंडियन आर्मी से जुड़े हुए टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ना सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए बल्कि सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी जीडी, क्लर्क, रिलेशन की जो भी वैकेंसी होती है या जो भी भर्तियां होती है उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये आपको मदद करेंगे। तो आज हम टॉप 100 एमसीक्यू कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशनल कोट की। हौसले के तरकस में वो कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो दोस्तों, आपके अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा और पॉजिटिविटी के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। और आप याद रखिएगा कि अब जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये पढ़ाई आपकी आखिरी बार है। आगे अब सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा और आपके कंधे के ऊपर वर्दी सजी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने जबरदस्त सेशन की, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यू कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज के किस कॉमरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था? तो देखिए, बात कर रहा है कि एक आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो है ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था, वह किसने खोला था? लेफ्टिनेंट कर्नल एमजेड कियानी ने, हबीब उर रहमान के द्वारा, मोहन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल जे के भोंसले के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था ये खोला गया था हबीब उर रहमान के द्वारा। किसने खोला था? तो हबीब उर रहमान ने खोला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए, हबीब उर रहमान ने जो स्कूल खोला था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर के प्रशिक्षण के लिए हबीब उर रहमान द्वारा एक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, तो वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। जबकि स्वयं सेवकों के लिए यानी जो वॉलंटियर होते हैं एनएसएस के, उनके लिए एक आज़ाद स्कूल खोला गया था। इस दौरान एशिया में पहली बार महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई थी। कौन सी रेजिमेंट बनाई गई? तो झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई और यह रेजिमेंट कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के अंतर्गत बनाई गई थी। तो झांसी की रानी के बारे में आप लोग जानते हो, तो महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनेगी और आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जो खोला था हबीब उर रहमान ने। दोनों बातें पॉइंट याद रखने वाली है, हबीब उर रहमान भी और झांसी की रानी रेजिमेंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि बंगाल में पीपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है पीपली। पीपली दो स्थान है, एक तो हरियाणा में पड़ता है पीपली जो कुरुक्षेत्र में है, और एक बंगाल में पीपली पड़ता है। बंगाल में जो पीपली पड़ता है यह फेमस है किसके लिए? तो यह फेमस है पहली डच फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? तो इसका आंसर होगा कि पीपली जो स्थान है यहाँ पर पहली डच फैक्ट्री लगाई गई थी। आपको पता है कि भारत में यूरोपियन आए थे 1498 में, सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को कालीकट नामक स्थान पर आया था जो केरल में पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भारत में यूरोपियन का आगमन हुआ था, यूरोपियन आए थे मसालों के लिए, तो याद रखिएगा उसमें फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे जिन्हें अपन ब्रिटिश बोलते हैं, और कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। लेकिन ये जो पीपली की बात हो रही है बंगाल के, ये हो रही है पहली डच फैक्ट्री के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए डचों ने पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो आप आंसर करिएगा, पीपली नामक स्थान पर लगाई थी। याद रखेंगे आप ये बात। तो याद रखिएगा, पहली डच फैक्ट्री लगाई गई थी और पीपली पश्चिम में उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित एक गांव है। तो याद रखिएगा, ये जो पीपली शब्द हमने प्रयोग किया है ये एक गांव की बात हो रही है, और ये गांव कहाँ का है? ये बंगाल का गांव है आपका, जहां पर पहली डच फैक्ट्री लगाई गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, बात हो रही है यहाँ पे महात्मा गांधी की, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम
अर्धनंगा फकीर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम महात्मा के नाम से जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की यहाँ पे बात हुई है और कहा गया है कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो वह किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या कराची अधिवेशन? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष चुने गए थे बेलगाम अधिवेशन में। और ये जो बेलगांव है ये गांव है कर्नाटक का। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, बताइए ये जो बेलगांव है ये कहाँ का गांव है? तो आप आंसर करेंगे कर्नाटक का। कांग्रेस की बात आई है तो आप याद रखिएगा कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर को। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। आप ये बात याद रखेंगे। और इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेव ह्यूम। और ये जो ए.ओ. ह्यूम है ये एक ब्रिटिश अंग्रेज अफसर था आपका, जो रिटायर हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में और इसी के अंदर महात्मा गांधी को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, याद रखने वाली बात है। बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था और ये 1924 को हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आई है, बताइए किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो वो था बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ? 1924 में हुआ। और कांग्रेस का ये कौन सा अधिवेशन था? तो 39वां अधिवेशन था। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो याद रखिएगा सबसे लास्ट में या सबसे अंत में जिस अवार्ड की स्थापना की गई थी वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी का नाम आया है तो याद रखिएगा आप लोग, राजीव गांधी खेल रत्न जो है इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1962 में यानी अगले ही साल की गई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में। और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी और राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि कौन सा अवार्ड कब शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961, ज्ञानपीठ अवार्ड 1962, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 और राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई या किसके द्वारा लगाई गई थी? तो आप याद रखेंगे भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा जो है सबसे पहले लगाई गई थी प्रिंटिंग प्रेस या छपाई की मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने जो है वो भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन लगाई थी। तो आप याद रखिएगा कि जो ये सबसे पहले छपाई की मशीन लगी थी ये कहाँ पर लगी थी? तो ये लगी थी गोवा में। तो पुर्तगालियों ने लगाई थी। भारत में छपाई कला की शुरुआत या प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गोवा से हुई। 30 अप्रैल 1556 को एक पत्र में पुर्तगाल से आने वाली छपाई मशीन का विवरण दिया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भी बताइए डेट क्या थी जब वो आपकी प्रिंटिंग प्रेस लगी? तो आंसर करिएगा 30 अप्रैल 1556। लेकिन डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि बताइए भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया या प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर करेंगे साथियों पुर्तगालियों ने। और ये पुर्तगाली वही है जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए। सबसे पहले कब आए थे? तो याद रखिएगा 1498 में एक पुर्तगाली आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा। और याद रखिएगा सबसे लास्ट में ये गए थे कहां से? गोवा से। तो सबसे लास्ट में गए थे ये गोवा से। भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में, लेकिन ये 1964 तक बने रहे थे हमारे गोवा में। और जो गोवा वाला एरिया है जो पहले दमन दीव और इसका पार्ट हुआ करता था, तो वही बाद में जो है गोवा एक राज्य बना था। हरमंदिर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? हरमंदिर साहिब के बारे में आप लोग जानते हो, पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है हरमंदिर साहिब। और इसी को आप लोग स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि हरमंदिर साहिब को पूरा करने के लिए किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु अमरदास? तो आप याद रखिएगा कि वो गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु अर्जुन देव।
कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण हुआ था उसके अंदर पूरा योगदान इन्हीं का रहा था, गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1581 में हुआ था शुरू, और 16 अगस्त 1604 में इसका काम पूरा हुआ। डेट याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है, गुरु अर्जुन देव ने काम करवाया और इसी को स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से आप जिसे जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसी के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, यानी जिसके ऊपर शासन केंद्र करती है, भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है, वो आपका होगा केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव है। तो ये हमारे क्या है? तो ये हमारे सारे के सारे यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तो इसके ऊपर जो है किस जापान ने किस केंद्र शासित पर कब्जा किया था? तो याद रखिएगा वो था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने या कब्जा कर लिया था, जापान ने कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा किया था। 1945 3 साल के बाद में जब उनके पास क्या हुए, हथियारों की कमी हुई, संसाधनों की कमी हुई, तो उन्होंने जो है अंडमान व निकोबार को छोड़ना पड़ा था। तो याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सरकार जापान ने कब्जा कर लिया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किस से है? अगर आपने मैंने अभी बताया था आपको ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किस से है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, गांधी जी का पहला अनशन या गांधी जी का पहला आश्रम। तो आप याद रखिएगा कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है यहाँ पर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जिसे आप लोग जानते हो, इसी कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और आपसे ये भी पूछा जाएगा ये कॉलेज कहाँ पड़ता है? तो आंसर करिएगा, ये पड़ता है आपका पुणे में। कहाँ पे पड़ता है? पुणे में पड़ता है आपका, जो महाराष्ट्र का हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को ये हुई थी। ये बैठक करवाई थी एओ ह्यूम ने, और मैंने बताया ये एओ ह्यूम ही एलन ऑक्टेव ह्यूम है। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कई बार आपको ये WC बनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो यही हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखिएगा आप लोग कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? ब्रिटिश भारत यानी जब भारत के ऊपर अंग्रेज कब्जा कर रहे थे, यानी अंग्रेजों का अधिकार था, और उसी समय कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता कब बनी थी? तो आप आंसर करिएगा ये बनी थी 1772 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1772 में यह राजधानी बनी थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बताइए इसका दिल्ली स्थानांतरण कब किया गया? तो आप याद रखिएगा इसका दिल्ली स्थानांतरण हुआ था 1911 में, और याद रखिएगा 1912 में इसे अपनी राजधानी भारत की घोषित कर दिया गया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा कि भाषाई आधार क्या होता है? तो भाषा के आधार पर, देखिए दो राज्यों के बीच में भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया, उनके बीच झगड़े होने लगे, इसीलिए भाषा के आधार पर उनको अलग किया गया। तो आपसे पूछा गया है वह पहला कौन सा भारत का ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था? तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। 2 ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, इसे आप लोग काट के कर्नाटक कर लीजिएगा। तो वो राज्य कौन सा था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर सबसे पहली बार अलग होने वाला राज्य था। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए भाषा के आधार पर अलग करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो वो था आपका फजल अली आयोग। कौन सा था? फजल अली आयोग। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा बताइए फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर अलग होने वाले राज्यों से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बताइए और कौन से राज्य भाषा के आधार पर अलग हुए थे? तो आप आंसर करिएगा हरियाणा और पंजाब। 1 नवंबर 1966 को दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, वो भी किस कारण? भाषा के आधार पर अलग हुए थे।
आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण के विचार को खारिज कर दिया था। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है फजल अली आयोग और पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और बाद में और एग्जाम्पल पूछे तो हरियाणा और पंजाब का आंसर दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो आपसे पूछा गया है, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम आया तो याद रखिएगा 13 अप्रैल, वैसाखी का वो दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इससे पहले क्या पूछा है उसने कि ठीक उससे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो आप याद रखेंगे कि 1919 में ये हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, और 1919 में ही हुआ था रोलेट एक्ट का पारित होना। किसका पारित होना? रोलेट एक्ट का पारित होना। अब आप कहोगे सर रोलेट एक्ट क्या था? देखिए, रोलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। क्या कहा जाता है? काला कानून। इसके अंदर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, और सबसे बड़ी ये समस्या थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो ना तो वो वकील कर सकते हैं, ना उनकी कहीं पर पेशी होगी। जब तक अंग्रेज ऑफिसर चाहेंगे तब तक उन्हें बंदी बनाकर रखा जाएगा। तो ये था आपका रोलेट एक्ट या काला कानून, यानी सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही थी। तो ये था रोलेट एक्ट। ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले। तो आप आंसर करेंगे रोलेट एक्ट का पारित होना ही वो घटना थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले हुई थी। रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधानसभा द्वारा पारित किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बताइए इसे पारित कब किया गया? तो इसे पारित किया गया था 18 मार्च 1919 में। इस अधिनियम के क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। अभी मैंने बताया कि इनके लिए ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी, ना कोई वकील होगा, और जब तक अंग्रेज चाहेंगे तब तक उसे बंदी बनाया जाएगा। यानी 6 महीने, साल, 10 साल तक भी अंग्रेज चाहकर भी उन्हें बंदी बनाकर रख सकते थे। इसीलिए इसका विरोध हुआ था, और यही था आपका रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो आप लोग जानते हो कि गुजरात के अंदर है आपका साबरमती आश्रम। कहाँ पे है? गुजरात में, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? गुजरात। इसी गुजरात में है साबरमती आश्रम, जो साबरमती नदी के किनारे है, और इसी की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कब? 1915 में। कब की थी? 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा कि 1915 में ही 9 जनवरी 1915, कौन सी डेट है आप याद रखेंगे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो आपको ये भी याद रखना है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। और इसी दिन मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, या NRI डे, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया डे मनाया जाता है। 1915 को ही साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जो कि हरियाणा, भारत के गुजरात में पड़ता है। देखिए, 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। 17 जून 1917 को ये बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में जो दांडी मार्च हुआ था या दांडी यात्रा हुई थी, उसकी शुरुआत भी क्या थी? वो भी साबरमती आश्रम से हुई थी। तो 3 नए क्वेश्चन आए। पहला आया साबरमती आश्रम जो है इसकी नींव कब रखी गई? 1915 में। किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। कब बनकर तैयार हुआ? 17 जून 1917 को। और दांडी मार्च जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो भी साबरमती आश्रम से हुआ था। दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा, नमक कानून वाला पढ़ा होगा आपने। तो ये वो नमक कानून वही है जिस नमक कानून का उल्लंघन महात्मा गांधी ने किया था। तो इस दांडी मार्च जो शुरू हुई थी वो भी साबरमती आश्रम से ही दोस्तों शुरू की गई थी। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम चुन कर लाते हैं आपके लिए, और यकीन मानिएगा आप जो ये क्वेश्चन अगर डेली के डेली करते जाओगे तो यही क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला है भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रास बिहारी बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो याद रखिएगा वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे?
तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले भारतीय जो आईसीएस क्या होता है, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस को ही अब बदलकर आईएएस कर दिया गया है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन भारतीय सिविल सेवा के लिए जून 1963 में किया गया था। नवंबर 1964 आएगा, 1964 में वे प्रशिक्षण पूरा करके भारत लौटे। 1917 में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सत्येंद्र नाथ टैगोर से। क्यों? क्योंकि ये क्या बने थे, ये बने थे आईसीएस। आपसे ये भी पूछा जाएगा आईसीएस क्या होता है, तो आईसीएस होता है इंडियन सिविल सर्विस। क्या होता है, इंडियन सिविल सर्विस। और इसी आईसीएस को आज आप किस नाम से जानते हो, आज इसे आप लोग आईएएस के नाम से जानते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और ये क्या होता है, तो ये होता है पूरे के पूरे जिले का मालिक, जिसे आप लोग डीसी बोलते हो। क्या बोलते हो, डीसी बोलते हो। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास में हमारे बेहतरीन क्वेश्चन, और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है आर्मी सिलेक्शन कैंपस। आप टेलीग्राम पे जाइए, आर्मी सिलेक्शन कैंपस सर्च कीजिए और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पहले क्लास देखिए, क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके उसे फिर से रिवाइज कीजिए। इस तरह आप रिवाइज करेंगे तो बार बार आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल आर्मी सिलेक्शन कैंपस को ज्वाइन कीजिए। हमारा मेन टारगेट ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए आर्मी में, और वो आर्मी भी कैसी, जो आपको पसंद है। चाहे आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें, चाहे सीआईएसएफ में ज्वाइन करें, चाहे आप लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप लोग आर्मी रिलेशन भर्ती, क्लर्क, जीडी किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका आईटीबीपी है, चाहे वो आपका एसएसबी है, आपके हर एग्ज़ाम में जो जीके के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से मिलेंगे आपको, ये हमारा दावा है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक आप लोग बने रहें आर्मी सिलेक्शन कैंपस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।